कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां सूरज उगता तो है लेकिन शाम को डूबता नहीं है, बल्कि पूरे 6 महीने तक लगातार चमकता रहता है। न रात होती है न अंधेरा। अगर मैं आपसे कहूं कि यह डिस्क्रिप्शन किसी मॉडर्न ज्योग्राफी का नहीं है बल्कि हजारों साल पुराने हिंदू धर्म ग्रंथ का है, तो क्या आप यकीन करेंगे? सोचिए, जब पूरी दुनिया मानती थी कि धरती चपटी है, तब भारत के ऋषि मुनि श्वेत द्वीप यानी व्हाइट आइसलैंड की बात कर रहे थे। एक ऐसी जगह जो बर्फ से ढकी है और जहां देवताओं का भी एक दिन इंसानों के एक साल के बराबर होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत जैसे गर्म देश में बैठकर ऋषियों को अंटार्कटिक सर्कल की, ग्रीनलैंड की इस ज्योग्राफी का इतना सटीक पता कैसे चला? क्या वे सिर्फ कल्पना थी या हमारे पास कोई ऐसा नक्शा था जो कि आज खो गया है? आज हम उसी खोए हुए नक्शे को ढूंढने निकलेंगे। बात बड़ी सीधी है लेकिन हजम करना मुश्किल है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारे ग्रंथों में 7 द्वीपों का वर्णन है, जम्बू द्वीप, पक्ष द्वीप और ऐसे ही उनमें से एक है श्वेत द्वीप। संस्कृत में श्वेत का मतलब होता है सफेद और द्वीप का मतलब होता है आइलैंड, यानी एक ऐसा सफेद टापू। अब जरा दुनिया का नक्शा देखिए। इस पूरी धरती पर एक ही ऐसा विशाल आइलैंड है जो पूरी तरह से सफेद दिखता है और वो है ग्रीनलैंड। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। हिस्ट्री बुक कहती है कि ग्रीनलैंड को वाइकिंग्स ने 10वीं सदी में खोजा था। तो फिर महाभारत के शांति पर्व में, जो उससे हजारों साल पुराने हैं, वहां के श्वेत द्वीप के लोगों के और वहां की ज्योग्राफी का जिक्र कैसे मिलता है? लोग कहते हैं कि ये सब धार्मिक कहानियां हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, कहानियों में उड़ने वाले घोड़े हो सकते हैं लेकिन ज्योग्राफिकल फैक्ट्स ये गलती से भी नहीं हो सकते हैं। सूर्य सिद्धांत साफ कहता है कि मेरू पर्वत पर देवताओं का एक दिन और एक रात मिलकर मनुष्य के एक साल के बराबर होता है, यानी 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। ये कोई मैजिक नहीं है, ये प्योर साइंस है और ये फेनोमिनल धरती पर सिर्फ एक ही जगह होता है, नॉर्थ पोल के पास में। अगर ऋषि मुनियों ने ये कभी नहीं देखा था तो उन्हें ये कैसे पता चला? क्या वो वहां गए थे या उनका ओरिजिन ही वहीं से था? अगर ये सब एक तुक्का होता तो शायद हम इग्नोर कर देते, लेकिन बात सिर्फ दिन और रात की नहीं है। सबूत जमीन पर नहीं, सबूत आसमान में है। कुछ ऐसे तारे जो भारत से आसमान में दिखाई ही नहीं देते हैं, लेकिन वेदों में उनका जिक्र है। आखिर वो तारे कौन से हैं और वो हमारी हिस्ट्री को कैसे बदल सकते हैं? इसका जवाब आपको चौंका देगा। अभी तक हमने देखा कि ग्रंथ में 6 महीने का दिन और रात का जिक्र है, लेकिन कोई कह सकता है कि बस एक मैथ का कैलकुलेशन हो सकता है। इसलिए अब हम जमीन छोड़कर आसमान की तरफ देखते हैं, क्योंकि जमीन के नक्शे बदल सकते हैं लेकिन तारों की पोजीशन झूठ नहीं बोलती है। बचपन से ही हमने कहानी सुनी है भक्त ध्रुव की, जो एक जगह स्थिर मतलब फिक्स्ड हो गए हैं। लेकिन साइंटिफिक नजरिए से देखिए, ध्रुव तारा आसमान में फिक्स्ड सिर्फ तभी दिखाई देगा अगर देखने वाला व्यक्ति मतलब ऑब्जर्वर नॉर्थ पोल के आसपास खड़ा होगा। अगर आप भारत से यानी इक्वेटर के पास से देखेंगे तो वो ध्रुव तारा होराइजन मतलब क्षितिज पर दिखाई देगा, सिर के ठीक ऊपर वो आपको कभी नहीं दिखाई देगा। लेकिन ऋग्वेद में कई मंत्रों में और तैतरीय ब्राह्मण में ऐसा वर्णन मिलता है जहां आकाश को एक छाते मतलब अम्ब्रेला की तरह घूमता हुआ बताया गया है। सोचिए जरा, भारत में तारे पूरब से उगते हैं और पश्चिम में डूबते हैं, क्लॉकवाइज नहीं घूमते हैं। तारों का सिर के ऊपर छाते की तरह घूमना, ये नजारा सिर्फ और सिर्फ अंटार्कटिक सर्कल जैसे कि ग्रीनलैंड या फिर नॉर्वे से ही दिख सकता है। बात यही खत्म नहीं होती है। एक और हैरान करने वाली बात है सप्तऋषि मंडल यानी बिग डिपर कॉन्स्टलेशन। ग्रंथों में कहा गया है कि ये सप्तऋषि ध्रुव तारे के चारों तरफ घूमते हैं लेकिन कभी डूबते नहीं हैं। भारत के आकाश में सप्तऋषि उगते भी हैं और डूबते भी हैं। तो जिसने भी ये लिखा कि सप्तऋषि कभी नहीं डूबते हैं, वो उस वक्त भारत में नहीं बैठा था, वो किसी ऐसी जगह था जहां से ये नजारा दिखता होगा। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक एस्ट्रोनॉमिकल टाइम स्टैम्प है। यह सबूत है कि हमारे पूर्वजों ने उस उत्तरी आकाश को अपनी आंखों से देखा था। लेकिन अगर उन्होंने आकाश देखा था तो जाहिर है उन्होंने जमीन भी देखी होगी। तो फिर महाभारत और पुराणों में उस जमीन का नक्शा क्या कहता है? क्या उत्तर कुरु ही वो लास्ट पीस ऑफ पजल है? चलिए उस जगह को ढूंढते हैं जो शायद आज हमारे सामने है, बस उसका नाम बदल चुका है। पुराणों और महाभारतों में बार बार एक जगह का जिक्र आता है, उत्तर कुरु। कहा जाता है कि ये मेरू पर्वत के भी उत्तर मतलब नॉर्थ में स्थिर है। यहाँ के लोग हजारों साल जीते हैं, यहाँ कभी कोई बूढ़ा नहीं होता है। ये सब सुनने में स्वर्ग जैसा लगता है, लेकिन इन डिवाइन बातों को अगर हटाकर हम ज्योग्राफी पर फोकस करें तो क्या मिलता है? रामायण के किष्किंधा कांड में जब सुग्रीव अपनी वानर सेना को उत्तर दिशा में भेजते हैं तो वो रास्ता समझाते हैं। वो कहते हैं कि हिमालय को पार करो, फिर क्रोच पर्वत आएगा, फिर
मेनाक पर्वत आएगा और अंत में एक ऐसा समुद्र आएगा जहां सूरज नहीं चमकता है। जहां सूरज नहीं चमकता है, ये डिस्क्रिप्शन किसी भी ट्रॉपिकल समुद्र का नहीं हो सकता है। ये साफ तौर पर अंटार्कटिक ओशन की ही तरफ इशारा कर रहा है, जो सर्दियों में अंधेरे में डूबा रहता है। अब वापस आते हैं श्वेत द्वीप पर। महाभारत में नारद मुनि श्वेत द्वीप जाते हैं नारायण का दर्शन करने। वहां का वर्णन है एक चमकदार सफेद टापू जहां जमीन, पेड़ और सब कुछ सफेद चांदी जैसा है। अगर आप आज के ग्रीनलैंड को देखें तो उसका नाम भले ही ग्रीनलैंड हो, जो कि वाइकिंग्स ने दिया था, लेकिन रियलिटी में वो एक व्हाइट आइसलैंड ही है, बर्फ का एक ऐसा विशाल रेगिस्तान। क्या ये मुमकिन है कि श्वेत द्वीप ही ग्रीनलैंड का असली प्राचीन नाम था? और सिर्फ ग्रीनलैंड ही नहीं, ग्रीक माइथोलॉजी में भी एक जगह का जिक्र है जिसे हाइपोबोरिया कहा जाता है। हाइपर मतलब पारा और बोरिया मतलब नॉर्थ विंड, यानी उत्तर की हवाओं के पार बसने वाले लोग। ग्रीक स्टोरीज में हाइपरबोरिया का जो डिस्क्रिप्शन है वो महाभारत के उत्तर क्रूज से 90% मैच करता हुआ दिखाई देता है। दो अलग अलग सभ्यताएं, हजारों किलोमीटर की दूरियां, लेकिन कहानियां और लोकेशन सेम। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, अगर ये सब सच है तो आज के नक्शे में ये जगह ऐसी क्यों नहीं दिखती है जैसी ग्रंथों में लिखी है? क्यों आज वहां लोग नहीं रहते हैं? क्यों वो जगह वीरान पड़ी हुई है? इसका जवाब छुपा है धरती के सबसे बड़े बदलाव से, एक ऐसा बदलाव जिसने पूरे नक्शे को ही बदल कर रख दिया था। यहां आकर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। हम आज का गूगल मैप खोलते हैं जिसमें 5000 साल पुराने डिस्क्रिप्शन को फिट करने की कोशिश करते हैं, और जब वो फिट नहीं होते तो हम कहते हैं कि ग्रंथ गलत है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि धरती स्टैटिक यानी स्थिर नहीं है। आज से करीबन 10 से 12,000 साल पहले धरती लास्ट आइस एज के अंत में थी। उस समय का नक्शा आज जैसा बिल्कुल नहीं था। समुद्र का स्तर सी लेवल आज से 100 मीटर नीचे था। जहां आज नॉर्थ सी है यूके और डेनमार्क के बीच में, वहां उस वक्त पानी नहीं था। वहां एक विशाल जमीन का एक हिस्सा था जिसे डोगरलैंड कहते हैं। सोचिए, लोग यूरोप से पैदल चलकर इंग्लैंड और ऊपर आर्कटिक तक जा सकते थे। तो जब हमारे ग्रंथ कहते हैं कि वहां जमीन थी और आज वहां पानी है, तो ग्रंथ झूठ नहीं बोल रहे हैं, बस हम गलत टाइम का नक्शा देख रहे हैं। साइंटिस्ट को ग्रीनलैंड और आर्कटिक के नीचे पेड़ के ऐसे फॉसिल्स मिले हैं जो बताते हैं कि वहां का मौसम कभी इतना ठंडा नहीं था जितना आज है। वहां जंगल थे, हरियाली थी। तो हो सकता है उत्तर ध्रुव उस समय सच में रहने लायक हो, मतलब हैबिटेबल जोन हो। लेकिन फिर क्लाइमेट चेंज हुआ, बर्फ पिघली, समुद्र बढ़ा और वो जमीन जिसे हम शायद अतला या फिर डोंगरलैंड कह सकते हैं, वो पानी में डूब गया। लोग वहां से माइग्रेट करके नीचे मतलब साउथ की तरफ आए और अपने साथ बस यादें और कहानियां ले आए। वो कहानियां जो पुराणों में श्वेत द्वीप और उत्तर कुरु बनकर रह गई हैं। हमने जगह खो दी है लेकिन यादें बची रह गई हैं। तो इस पूरी पड़ताल का निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि हम सब आर्कटिक से आए हैं या हमारा ज्ञान वहां तक फैला हुआ था? इसका जवाब आपके सोचने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। दोस्तों, इस पूरे सफर में हमने देखा कि 6 महीने का दिन और घूमता हुआ आकाश और श्वेत द्वीप, ये सब कोई मिथक नहीं है बल्कि भूले बिसरे ज्योग्राफी के फैक्ट्स हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारा इतिहास, हिस्ट्री, उससे कहीं ज्यादा पुराना और विस्तृत है जितना हम सोचते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि प्राचीन लोग मतलब आइसोलेटेड थे, एक जगह बंधे हुए थे, लेकिन यह सबूत चीख चीख कर कह रहा है कि दुनिया हमेशा से कनेक्टेड थी, चाहे वो ज्ञान का आदान प्रदान हो या लोगों का माइग्रेशन। वसुदेव कुटुंबकम, पूरी धरती एक ही परिवार है। ये सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं था, ये उनके लिए एक जीती जागती सच्चाई थी। उन्होंने दुनिया के उस छोर को भी देखा था जहां सूरज कभी नहीं डूबता है। तो अगली बार जब आप ग्रीनलैंड का नक्शा देखें या आकाश में ध्रुव तारे को चमकता देखें, तो याद रखिएगा, आप सिर्फ बर्फ या तारे नहीं देख रहे हैं, आप अपने पूर्वजों के नक्शे कदम को देख रहे हैं। वो ज्ञान जो शायद बर्फ के नीचे दब गया है, लेकिन आज साइंस की मदद से फिर बाहर आ रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा और कमेंट को स्वैप करके हाइप का नया ऑप्शन आया है तो इसको हाइप भी करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।